हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर एग्ज़ाम के लिए। आज हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी विषय लिया हुआ है, क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट, पर्यावरण। फ्रेंड्स, पर्यावरण के बारे में तो आप सब जानते होंगे। पर्यावरण हमारे जो आजू बाजू में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उसके साथ साथ ये जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सभी को मिला के पर्यावरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये जलमंडल है। जलमंडल यानी जो हमारे समुद्र है, समुद्र के बीच में टापू वगैरह होंगे, समुद्र के अंदर के विविध प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सभी को जलमंडल के अंदर अंतर्गत लाते हैं। वायुमंडल में वो सभी गैसेस जो हमारे पृथ्वी के आजू बाजू में घेरा बना के रखा है, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उस वजह से पृथ्वी के आसपास जो वायुमंडल को खिंचाव के कारण वह पृथ्वी के साथ ही सूर्य का परिभ्रमण करती है। वैसे ही स्थल मंडल यानी कि भूमि के ऊपर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जानवर हैं, हमारे जंगली जानवर कहें या हमारे जो डोमेस्टिक जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, वो कहें, मानव हो या हम जो पेड़ पौधे लगाते हैं, वो सभी को स्थल मंडल के अंदर आते हैं। ये सभी प्राकृतिक रहते हैं। इनमें भी दो प्रकार के हैं, जो जीवित रहते हैं, जो सजीव है, यानी कि जो जीवित है, और जो निर्जीव है। जैसे कि हम इमारतें बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ये सभी हमारे पर्यावरण के ही भाग होते हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्रकृति एवं मानव निर्माता घटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाई जाने वाली जीवित एवं अजीवित दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। यानी कि जीवित जो हम जीवित हैं, हम जो जीव जंतु जीवित हैं, जो जंगली जीव जंतु हो या फिर घरेलू जीव जंतु यानी डोमेस्टिक जीव जंतु हो, या अजीवित, या जैसे हमारे घर में ही अगर हम देखें कि टीवी है, फ्रिज है, ये जो सभी चीज़ें हैं जो निर्जीव हैं, जिनमें जीव नहीं है, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यावरण यह शब्द फ्रेंच शब्द से आया हुआ है। इस पर्यावरण को हम एनवायरनमेंट भी कहते हैं। वैसे फ्रेंच शब्द था एनवायरोनर, इसका अर्थ होता है पड़ोस, इसलिए पर्यावरण इसे शब्द दिया गया। प्राकृतिक पर्यावरण में हम देखेंगे कि हाँ, ये अलग अलग, जैसे हमने अभी कहा कि स्थल मंडल रहते हैं, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। पृथ्वी पे जो ठोस परपट्टी यानी कि जो पृथ्वी की पहली लेयर रहती है, पहली परत है, उसे परपट्टी कहते हैं। उसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर भी देखेंगे तो पृथ्वी के अंदर जो खनिज होते हैं, तेल होते हैं, वो सभी को मिला के पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे, मैदान, ये घाटी आती है, नदियाँ आती है, ये सभी स्थल मंडल के अंदर आते हैं। स्थल मंडल का वो क्षेत्र जो कृषि मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल इत्यादि हैं। ये खनिज संपदा को भी हम एक स्तोत्र मानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं कि जैव मंडल यानी हम बढ़ रहे हैं, हमें स्थल मंडल में ये सभी जो जीव जंतु हैं के साथ सजीव और निर्जीव वस्तुएं आती है। वैसे ही जल मंडल में समुद्र हो, नदियाँ हो, जल के अंदर विविध प्रकार की जीव जंतु हैं, वहाँ की प्रकृति है, अलग प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, वो सभी जल मंडल के अंदर आती है। वैसे ही वायुमंडल में विविध प्रकार की वायु है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको मालूम है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा
परसेंटेज में नाइट्रोजन है वायुमंडल में। ये सभी वायुमंडल के अंदर आते हैं। जलमंडल के हम विस्तृत रूप में कहेंगे कि जैसे नदियाँ हैं, झील, समुद्र, सागर जो है विभिन्न प्रकार की, इनमें पाई जाने वाली प्राणियाँ हैं, सभी जलमंडल के अंदर आते हैं। और वायुमंडल वही है जो मैंने कहा कि जो पृथ्वी के आसपास की परतों पे जो वायु है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल को पृथ्वी को के साथ ही सूर्य का परिभ्रमण करती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में अलग अलग गैसेज आती हैं, धूलकण आते हैं, जलवाष्प आते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ये सभी मिलके जैव मंडल बनाते हैं, यानी स्थल, जल और वायु जो मंडल है वो सभी मिलके जैव मंडल पर बनाते हैं। परितंत्र क्या होता है? परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इसी पर्यावरण में रहते हैं, उन भौतिक और रासायनिक कार्यों में अपनी रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। हाँ, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कक्षा में रवि है और ये अपने अपने जो वो केरल से है वो बताता है कि केरल में बहुत वर्षा होती है, वहाँ पे हरे भरे खेत होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं। वहीं पे जैसलमेर से रहने वाली हीरा है, वो कहती है कि हमारे रेगिस्तान में हमारे रेगिस्तान में तो वर्षा नहीं होती, तो जहाँ दूर दूर तक केवल रेत ही रेत होती है, लेकिन वहाँ पे ऊंट रहता है। ये ऐसा रवि कहता है। तो ये कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए बताइए, ताकि वो पर्यावरण को अच्छे से समझ सके। जैसे हमारे भारत देश है, वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होगी, तो वहाँ रेत ही रेत है। रेगिस्तान में इस तरह का प्राणी रहना चाहिए जिसे कुछ दिनों तक पानी न मिलने के कारण भी वो जीवित रह सके। तो वहाँ पे प्रकृति ने ऊंट बनाया है जो कि अपने शरीर में पानी को इकट्ठा कर लेता है और कई दिनों तक वो उस पानी को ऊपर रह के वो बिना पानी के भी रह सकता है। वैसे ही जैसे कि हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में, केरल में बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पे बहुत जीव जंतु अलग तरह के पाए जाते हैं। वहाँ पे हाथी है, तो जहाँ पे हाथी है उसे बहुत पानी लगेगा, उसे बहुत खाने पीने के लिए लगेगा। तो केरल जैसे जगह पे वो उसे उसकी जो जीवन यापन है उसे अच्छे से रहने के लिए, पनपने के लिए बहुत आसानी रहेगी। इस वजह से केरल में हम देखेंगे कि रेगिस्तान है, उस तरह से असम में देखेंगे वहाँ पे एक असम में गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा केवल असम में पाया जाता है, कांजीरंगा पार्क में है। इसी तरह के जैसे जैसे कि हम पेड़ पौधे या पठार पर्वत पे जाएंगे, उसी तरह से वहाँ पे जीव जंतु प्राणियों की भी विविधता पाई जाएगी। जैसे जैसे जलवायु बदलेगी वैसे वैसे प्रकृति में पाए जाने विविध प्रकार के प्राणी में भी परिवर्तन आएगा, पेड़ पौधों में परिवर्तन आएगा। जैसे रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने हरे भरे नहीं रहते, वो कटीले या बहुत ही छोटे से रहते हैं। उनमें ज़्यादातर नोकीले कांटों वाले पेड़ रहते हैं, जैसे कि हम कैक्टस कहेंगे। लेकिन वहीं पे हरे भरे जहाँ पे बहुत अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे अलग तरह के पेड़ रहते हैं जो बहुत ही हरे भरे रहते हैं, बड़े रहते हैं, ऊंचाई में भी बड़े रहते हैं। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारंपरिक क्रियाएं करता है
उसी तरह से प्रारंभिक में मानव जो था वो बहुत ही सिंपल सा था। वो अपने जीवन को बहुत ही सरलता से जीवन यापन करता था, लेकिन समय समय के साथ उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया और उसने पर्यावरण का उपयोग करना किया। पर्यावरण का उपयोग करना यानी कुछ हद तक पर्यावरण को नाश उसकी हानि ना हो उतने हद तक वो उसे उपयोग किया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि पर्यावरण को हानि करके उसका नाश करके उसका उपयोग कर रहे हो तो हम पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी संकट लाएंगे। तो वैसे ही मानव ने फसल उगाई, पशुपालन का पालन करने लगे, स्थानीय जीवन जीने लगे। मानव ने पहियों का आविष्कार किया, आवश्यकता के अधिक अन्न का उत्पन्न किया जिसे उन्होंने एक जगह इकट्ठा करना चाहा। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया। वस्तु विनिमय पद्धति यानी पहले के आपने देखा होगा, पहले वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। कई पिक्चरों में आपने देखा होगा, पुरानी इतिहास के किताब में पढ़े होंगे कि वस्तु के बदले वस्तु देके वो अपने जीवन यापन करते थे। उसी के साथ बाद में उन्होंने मानव ने मुद्रा लाई, पैसे जैसे लाई जिससे कि वो उन मुद्राओं को देख के, उन पैसों को देख के वस्तुओं को खरीद सके। उन मानव ने व्यापार का प्रारंभ किया, वाणिज्य का विकास किया, औद्योगिक क्रांति आई। उसके बाद बड़े पैमाने में उद्योग उत्पन्न हुए, कारखाने लगे, बहुत बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ और ये पूरे विश्व में संचार हुआ और सहज ही वो एक दूसरे स्थल से एक जगह से वहाँ दूसरी जगह जाते थे। तो ये सब प्रकृति के कारण भी हुआ। प्रकृति ने और मानव ने एक दूसरे को मदद करते हुए अपने जीवन यापन के लिए आवश्यकताओं पाने जितनी भी आवश्यकता है उन्हें प्रकृति ने के साथ मानव ने साठगांठ करके अपने जीवन को सुधारा है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके आगे जो क्लास में बच्चे हैं उनके लिए है दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर है। फ्रेंड्स, इसकी जो हम एक PDF बनाएंगे उसे मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगी आपको। इसके बाद इस प्रश्नों को